उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक मिशेल फूको ने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और पश्चिमी समाज में पागलपन के बारे में अपनी दूसरी किताबों में यह माना है कि पागलपन एक व्यापक समाज की एक सामूहिक अवस्थिति है जो अचानक इतिहास और समय के किसी बिंदु पर किसी एक व्यक्ति में केंद्रीभूत और उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो जाती है। क्या इसी तर्ज पर हम यह मान सकते हैं कि ग्लानि का बोध या जो काम करने चाहिए थे उन्हें न कर पाने का एहसास भी एक सामूहिक भाव है जो कभी किसी एक जीवित या अजीवित इकाई में व्यक्त हो सकता है? अगर ऐसा है तो गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में स्वतंत्रता के बाद इसी ग्लानि बोध की कविता है। इटली के प्रसिद्ध मार्क्सवादी दार्शनिक अंतोनियो ग्रामशी का मानना था कि ग्लानि बोध एक क्रांतिकारी भावना है और इसी एहसास ने इतिहास में विभिन्न परिवर्तनों को संभव किया है। अंधेरे में की रचना और प्रकाशन का वर्ष 1962 से 1964 माना जाता है, यानी अब यह कविता अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह भी एक संयोग है कि सन 2014 में इस कविता के रचनाकार के आकस्मिक निधन के 50 साल हो जाएंगे और जब सन 2017 आएगा तो हम मुक्तिबोध की जन्मशती मना रहे होंगे। फिलहाल हिंदी की दुनिया में पिछले 2 वर्षों से कई कवियों और आलोचकों की जन्मशतियां धूमधाम से मनाने का जो कर्मकांडी वातावरण छाया हुआ है, उसके बीच ये ज़रूरी लगता है कि हम अंधेरे में की अर्धशती मनाएं, जिसका अर्थ यही है कि हम उसे बार बार पढ़ें, उसके बीहड़, दारुण और तकलीफ देह संसार में प्रवेश करें और उसके अर्थों और आशयों को समकालीन समय में फिर से गठित करें। हम उस डरावने जुलूस को फिर से देखें जिसमें डोमाजी उस्ताद से लेकर शहर के तमाम बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक कविगण शामिल हैं और जिसमें लोगों को दंगा देख लेने के कारण मिलने वाली सजा की आशंका से बुरी तरह ग्रस्त एक कवि है, जिसकी आत्मा में ऐसा भीषण अपराध बोध है कि वह गोली चलने और कर्फ्यू, मार्शल लॉ लगने की घटना का कारण भी खुद को ही मानता है। मेरे ही कारण हुआ यह अघट, मेरे ही कारण लगा मार्शल लॉ। अंधेरे में की अर्धशती दरअसल यह जांचने का समय है, क्या हमारे भीतर भी ग्लानि का एहसास बचा हुआ है? क्या हम खुद को धिक्कार सकते हैं और आज जीवन के कई क्षेत्रों में शोषित, वंचित और हाशिए पर धकेले गए लोगों पर तरह तरह के जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, क्या उनके लिए हम अपने को कुछ जिम्मेदार मान सकते हैं? मुक्तिबोध की यह कविता बार बार सच होती है, यही उसका कालजयी होना है। जब वह प्रकाशित हुई थी तो कुछ आलोचकों ने उसे मुक्तिबोध के निजी संताप की अभिव्यक्ति की तरह देखा, लेकिन ऐसे आलोचक यह नहीं देख पाए कि यह निजी संताप एक सामूहिक यंत्रणा की सबसे प्रामाणिक, सबसे विचलित करने वाली अभिव्यक्ति था। पिछले 6 दशकों की कविता का स्वभाव जानने के लिए अगर हम किसी केंद्रीय रूपक या प्रतिनिधि पाठ की खोज करें तो वह अंधेरे में ही होगा। एक महाकाव्य फलक पर सक्रिय यह कविता मुक्तिबोध की अंतिम कविता मानी जाती है। यह भी एक सुखद संयोग है कि मुक्तिबोध जैसे कठोर और कड़ियल कवि के मरणोपरांत प्रकाशित पहले संग्रह की भूमिका प्रेम और सौंदर्य के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी, जिसमें वे कहते हैं, एकाएक क्यों सन 64 के मध्य में गजानन माधव मुक्तिबोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो उठे। तमाम साप्ताहिक, मासिक और दैनिक उनका परिचय देने लगे और दिल्ली की साहित्यिक हिंदी दुनिया में एक हलचल सी आ गई, इसलिए कि मुक्तिबोध एकाएक हिंदी संसार की घटना बन गए, कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। उनकी एकनिष्ठ तपस्या और संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन सभी एक साथ हमारी भावना के केंद्रीय मंच पर सामने आ गए और हमने उनके कवि और विचारक को एक आश्चर्य दृष्टि से देखा। शमशेर की तर्ज पर यह कहा जा सकता है कि एकाएक क्यों सन 64 के बाद मुक्तिबोध
की कविता अंधेरे में हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु और आगे चलकर एक पूरी पीढ़ी के लिए संदर्भ बन गई। जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार और कवि बर्टोल्ड ब्रेस्ट की एक कविता की पंक्ति, वह जो हंस रहा है तो सिर्फ इसलिए कि बुरी खबर अभी उस तक नहीं पहुंची है, हिंदी में काफी उद्धृत की गई है। शायद मुक्तिबोध आधुनिक कविता में बुरी खबर के पहले कवि, उनसे पहले की ज्यादातर नई कविता अच्छे समाचार सुनाने का काम करती है। वो छायावाद से विद्रोह करते हुए भी एक नव छायावाद तक अटक जाती है। अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें वे प्रेमिका के लिए लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका जैसे रूमानी संबोधन को खारिज करते हुए उसे बिछलती घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी बाजरे की जैसे बिंब में रूपायित करते हैं। यानी कथ्य लगभग वही रहता है, सिर्फ उसके अलंकरण बदल जाते हैं। केदारनाथ सिंह ने तार सप्तक के पुनर्मुद्रण के समय लिखा था, तार सप्तक अपने समय के अग्रिम दस्ते का घोषणा पत्र न होकर एक नए प्रकार के सौंदर्य शास्त्र का उद्घोषक बन गया। इसका एक कारण यह था कि अन्वेषण और प्रयोग की जिस धारणा को लेकर ये कवि चले थे, उसके ऐतिहासिक कारणों और दिशा का उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था। रघुवीर सहाय ने उसकी ऐतिहासिकता को उसके सातों कवियों की विकास यात्रा से जोड़ते हुए एक दिलचस्प टिप्पणी की थी कि देखना चाहिए कि पुस्तक में शामिल नई रचनाएं कवियों को कहाँ ले गईं। मेरा ख्याल है कि मुक्तिबोध और अज्ञेय को छोड़कर बाकी कवियों में से कोई भी इन 20-22 वर्षों में कहीं नहीं पहुंचा है। वे या तो अपनी खोज समाप्त कर चुके हैं या कुछ ऐसे काव्य परिश्रम में जुटे हुए हैं जो उन्हें अब उतनी उपलब्धि नहीं दे सकता जितनी 20 साल पहले देता था। नई कविता के एक स्रोत पर अज्ञेय हैं, जो यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता सा, इसको भी पंक्ति को दे दो की भावना के साथ अकेले के आत्मदान में अस्तित्व की सार्थकता देखते हैं। और दूसरे छोर पर मुक्तिबोध अपने आत्मसंघर्ष को मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते कहकर समाज बोध में बदल देते हैं। और इसीलिए हर गली में, हर सड़क पर झांक झांक कर देखता हूँ, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत यथार्थ विवेक प्रक्रिया क्रियागत परिणति खोजता हूँ, पठार पहाड़ समुंदर। अज्ञेय की आत्मपरकता की दीप और मुक्तिबोध के अंधेरे में के बीच एक व्यापक वर्ण क्रम है, जिसमें शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही, पूर्ण नारायण, केदारनाथ सिंह जैसे अनेक कवि अपने अपने ढंग से अपने समय के रूपक करते हैं। यह ऐसा कवि कर्म है जिस पर मुक्तिबोध की एक टिप्पणी अब भी बहुत सार्थक लगती है। मैं कलाकार की स्थानांतरगामी प्रवृत्ति पर बहुत जोर देता हूँ। आज के वैविध्य में उलझन से भरे रंग बिरंगे जीवन को यदि देखना हो तो अपने वैयक्तिक क्षेत्र से एक बार तो उड़कर बाहर जाना ही होगा। कला का केंद्र व्यक्ति है, पर उसी केंद्र को अब दिशा व्यापी करने की आवश्यकता है। गौरतलब यह है कि वही कविता हमारी सामाजिक सांस्कृतिक स्मृति में दर्ज हो सकी है जो अपने वैयक्तिक क्षेत्र से बाहर उड़कर गई हो। साठोत्तरी कविता या सन60 के बाद की कविता की कठिनाई मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं में इस तरह व्यक्त हुई है। कठिनाई यह नहीं है कि कमी है विषयों की, वरन यह कि उनका आधिक्य ही उसको सताता है। और उसका अप्रत्यक्ष घोषणा पत्र भी जैसे मुक्तिबोध के शब्दों में तय हो गया था, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। सन60 के बाद की कविता का मठ और गढ़ तोड़ने का यह प्रोजेक्ट यथार्थ सौंदर्यबोध और आत्मिक भावनाओं तक में सक्रिय रहा। और रघुवीर सहाय जैसे व्यक्ति तो अपनी पूरी काव्य यात्रा में यह मानते रहे कि नया कुछ रचने के लिए तोड़ना बहुत जरूरी है। नई कविता का आत्मनेपद रघुवीर सहाय तक आते आते एक अधेड़ भारतीय आत्मा में बदल चुका था, जो अलंकारों से विहीन एक भरा पूरा आदमी था। तो दूसरी ओर कमलेश एक सघन मिथकीय भावभूमि पर अपने परिवेश को पुनर्भाषित कर रहे थे और विनोद कुमार शुक्ल धूमिल के लगभग उलट
एक शांत भाषा में अपनी संवेदना में फूटती हुई जड़ों और जड़ों में से फूटती जड़ों को ही नए ढंग से देख रहे थे। अशोक वाजपेयी का पहला संग्रह शहर अब भी संभावनाएं है भी एक नई भाषा में प्रस्फुटित होती युवावस्था की ओर संकेत करता था। इन सभी स्वरों में एक समानता यह थी कि कवियों का केंद्रीय सरोकार वह शहर हो गया था जो गांव का अतिक्रमण करता हुआ निर्मित हो रहा था और नए सामाजिक अंतर्विरोधों को जन्म दे रहा था। यह कमोवेश वह दौर था जब विश्व स्तर पर भी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। स्वतंत्रता की धरती कहे जाने वाले अमेरिका में पूंजी की विकृति यथास्थितिवाद से विद्रोह करते बीटनिक अपने अराजक कविता और उतनी अराजक जीवन शैली के कारण चर्चित थे। बीट कविता और ब्लैक पोइट्री ने बांग्ला में भूखी पीढ़ी के कवियों, तेलुगु में दिगंबरालु रचयितालु संगम के अनेक अनुयायियों, मराठी में दलित पैंथर के नामदेव रसाल जैसे कवियों और हिंदी में राजकमल चौधरी, सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी की कविता को प्रभावित किया, जिसकी परिणति अंततः कविता नामक आंदोलन में हुई। राजकमल चौधरी की कंकावती और अकविता जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताएं सामाजिक विक्षोभ को यौन विद्रोह में और मानव संबंधों राजकमल चौधरी नहीं बाकी सभी कवियों के मानव संबंधों को सिर्फ नर और मादा संबंधों या देह की नदी में विसर्जित करती थी। इस कविता का उपहास करते हुए रघुवीर सहाय ने अपनी कविता में लिखा था, हो सकता है बनिया बनिया रहे और कायत कायत रहे और जब कविता लिखे तो आधुनिक हो जाए। हो सकता है एक दिन मेरी कविता अकविता जाए। अकविता की दरअसल 7वां दशक अकविता के लिए नहीं बल्कि धूमिल से लेकर ऋतुराज तक उन समर्थ कवियों के लिए जाना जाएगा जिनके नाम ऊपर लिए गए हैं। इनमें निश्चय ही धूमिल कविता में एक बड़ा बदलाव लाने वाले कवि हैं और 5 कवि इनमें से अभी भी हैं हमारे बीच मौजूद, जिनमें देवताले हैं, विष्णु खरे, जगूड़ी, ऋतुराज और विनोद कुमार शुक्ल। लेकिन इन कवियों का अवदान क्या रहा है हिंदी कविता में, इसके बारे में हमारी आलोचना अभी तक मौन रही है। तो एक ये आलोचना की बहुत बड़ी खामी है, लेकिन इस पर चर्चा का समय नहीं है। कविता की अराजकता और वैयक्तिक विक्षोभ के समांतर या उसकी सीमाओं के कारण ही जन्म लेने वाली क्रांतिधर्मी कविता का योगदान भी बहुत बड़ा है, जिसका उत्स 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले में हुए भूमिहीन किसानों के विद्रोह में था। बांग्ला की भूखी पीढ़ी, तेलुगु की दिगंबर पीढ़ी और पंजाबी के कई रचनाकारों का इस आंदोलन ने कायाकल्प किया और हिंदी में भी सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध अनेक कवियों को एक नई राह दिखाई। धूमिल, कुमार विकल, आलोक धन्ना, वेणुगोपाल, गोरख पांडे और इस तरह दूसरे कवि खास तौर से नक्सलवादी चेतना के कवि माने गए। आलोक धन्ना की कविता जनता का आदमी और गोली दागो पोस्टर जैसी कविताएं क्रांतिकारी कविता की इबारत बन गईं और वे अपनी भाषा को लांघ कर दूसरी भाषाओं की कविताओं में शामिल हो गईं। इस तरह एक एक्टिविस्ट पोएट की अवधारणा ने जन्म लिया। नक्सलवाद ने हिंदी कविता को व्यापक रूप से वामपंथ की ओर प्रवृत्त किया और भारत या खास तौर से निर्धन, सामंती और दूसरे अन्यायों से पीड़ित हिंदी प्रदेश में अनजाने ही कवि की एक भूमिका भी तय कर दी। ऐसे ही समय में नागार्जुन और त्रिलोचन जैसे कवि एकाएक नए सिरे से प्रासंगिक बने। उनके सबसे उल्लेखनीय संग्रह भी इसी दौर में प्रकाशित हुए। युवा कविता ने एक नई धार ग्रहण की और अज्ञेयवाद के सबसे निकट कहे जाने वाले कवियों मसलन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय के कथ्य और भाषाई विन्यास में भी बड़ा परिवर्तन आया। इसके बाद जयप्रकाश आंदोलन और उसके नतीजे में इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए 1975 के आंतरिक आपातकाल ने कविता की प्रतिरोधात्मक प्रवृत्ति को और भी तेज किया। नागार्जुन की जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, या नए राष्ट्र की नव दुर्गा है नए खून की प्यासी,
नौमन कपूर जले रात दिन फिर भी रहे उदासी, जैसी प्रसिद्ध कविताएं, या धूमिल की आज़ादी, क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई मतलब होता है, या रघुवीर साहब के लोकतंत्र द्वारा हमें मनुष्य और कुत्ते की जिंदगी के बीच चाँप लिए जाने की तरह तरह से पड़ताल करती हुई अनेक रचनाएं, और आपातकाल से कुछ पहले ही लिखी गई लगभग भविष्य कथन करती हुई रघुवीर साहब की वह कविता आने वाला खतरा, इस चेतना की बहुचर्चित कविताएं हैं। आने वाला खतरा की पंक्तियां हैं, औरतें, ये आपातकाल से पहले लिखी गई थी। औरतें पिएंगी आदमी खाएंगे रमेश, एक दिन ऐसा आएगा जब किसी की कोई राय न रह जाएगी रमेश, क्रोध होगा पर विरोध नहीं अर्जियों के सिवाय रमेश, खतरा होगा खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा रमेश। हिंदी कविता के 7वें और 8वें दशक सर्वाधिक पूर्ववर्त, सक्रिय और युगांतरकारी हैं, क्योंकि उनमें कई पीढ़ियों की सक्रियता एक बड़े काव्य समाज की रचना करती है। इस दौर की कविता की परिभाषा और स्वरूप के बारे में विभिन्न कवियों की उक्तियों को ही देखा जाए तो एक प्रस्थापना परिवर्तन साफ दिखाई देता है। नागार्जुन की कविता में अगर हिंदी भाषी ग्रामीण जीवन के गहरे सरोकार हैं, तो त्रिलोचन अपने को उस जनपद का कवि मानते हैं जो नंगा भूखा रूखा है, या हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था कहते हुए कविता और कई कवि कर्म की एक नई भाषा की ओर संकेत करते हैं। इसी तरह रघुवीर साहब जब यह कहते हैं कि एक मेरी मुश्किल है जनता जिससे मुझे सच्ची नफरत है और निस्संग, जिस पर कि बार बार मेरा क्रोध न्यौछावर होता है, तो वह एक जटिल होते यथार्थ के बीच कविता की उतनी ही जटिल भूमिका और संवेदनात्मक ऊहापोह को रेखांकित कर रहे होते हैं। एक और शमशेर बहादुर सिंह एक सच्चे कवि के लिए 3 चीज़ों, प्राणवायु, मार्क्सवाद और आवाम के आईने में अपनी छवि को जरूरी मानते हैं। तो मुक्तिबोध, मर गया देश, अरे जिंदा रह गए तुम, या कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, कि ग्लानिबोध के साथ ही परिवर्तन की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए उसी बदलाव की ओर संकेत करते हैं। मुक्तिबोध का यह गहरा बोध आत्महीनता या आत्म पराजय नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है, जिसे ग्रामसी ने एक क्रांतिकारी भावना बताया था। धूमिल में कविता की एक भिन्न भूमिका की खोज है। उनके कविता संबंधी वक्तव्य उनकी कविता संबंधी कई वक्तव्य उनकी कविता में मिलते हैं। उन्हें वक्तव्यों का कवि भी कहा जाता है और वे खुद भी मानते थे कि एक सार्थक कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। प्रारंभिक दौर में धूमिल के लिए कविता भीड़ में बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप थी, तो आगे चलकर वे अपनी कविताओं के लिए एक दूसरे लोकतंत्र की तलाश करते हुए दिखते हैं और इस बेचैनी में कविता का उपहास करने के अतिरेक तक जाते हैं। मैं इस ससुरी कविता का क्या करूं। इस दौर की कविता मोटे तौर पर 3 स्तरों पर अपनी पूर्ववर्ती कविता से अलग हुई है। उसके अनुभव जगत में गुणात्मक रूप से विस्तार और परिवर्तन हुए हैं और वह दैनंदिन कार्यकलापों, हाशियों पर प्रकट होने वाले लोगों, वस्तुओं, घटनाओं, संवेदनों, राजनीतिक सत्ता विमर्श के शिकार या उनसे बाहर के मनुष्य को काव्य संवेदना के केंद्र में ला सकी है। नंबर 2, उसकी प्रेरणाओं और अंतर्वस्तु और शिल्प के स्रोत कविता से बाहर गए हैं और वह मात्र काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं रह गई है। 1983 के आसपास अज्ञे ने कहा था कविता में से ही निकलती है। इसे एक तरह से नई कविता का सूत्रवाक्य माना जा सकता है, लेकिन 60 के बाद की कविता में घटित युगांतर इसके विपरीत अर्थ लिए हुए था और वो कविता को कविता के भीतर नहीं बल्कि उससे बाहर के यथार्थ में खोजता पाता था। नंबर 3, कविता के निरंतर गैर काव्यीकरण की प्रक्रिया भी 1.5 दशकों में खासी तेज हुई है। वह काव्य भाषा से ज़्यादा गद्य भाषा की ओर गई है और जाहिर है उसमें गद्य उसकी लगातार मदद करता गया है, जो कि सामाजिक व्यवहार की एकमात्र भाषा है। कविता के माध्यम से परिवर्तन की आकांक्षा
एक लंबे समय तक काव्यात्मक महाविमर्श जैसी बनी रही, लेकिन उसके भीतर छोटे छोटे विमर्श भी पैदा हुए। उसमें साधारण मनुष्य के साथ उसके साधारण चीज़ों और संबंधों, उसके उसकी स्मृतियों, असहायता के नगण्य कहे जाने वाले ब्यौरे प्रकट हुए, जिनमें माँ, पिता, बहन, पहाड़, नदी, पेड़, चिड़िया आदि भी सामाजिक या आंतरिक दुर्वस्था के रूपकों की तरह आईं। यह काव्य विधा का नया लोकतांत्रिकरण था, जिसने कविता को अद्वितीय अभिव्यक्ति से अलग करके एक सहज सामान्य दैनंदिन अभिव्यक्ति में तब्दील कर दिया। विनोद कुमार शुक्ल, जगूड़ी, जगू विष्णु खरे, देवताले, अशोक वाजपेयी, कुमार विकल, प्रयाग शुक्ल, विजेंद्र, अशोक वाजपेयी के बाद आए गिरधर राठी, राजेश जोशी, इब्बार रब्बी, वेणुगोपाल, ज्ञानेन्द्रपति, सोमदत्त, विनय दुबे, नरेंद्र जैन, विष्णु नागर, गोरख पांडे, अरुण कमल, वीरेंद्र अंगवाल, असद जैदी, उदय प्रकाश, विनोद भारद्वाज की कविताओं के साथ मनुष्य के आंतरिक और सामाजिक इतिहास के ऐसे अनेक परिदृश्य उजागर हुए, जिन्हें पूर्ववर्ती कविता काव्य का विषय मानने से हिचक। संवेदनाओं का यह इतिहास ज़्यादातर मुख्यधारा से दूर समाज के हाशियों में छोटी मामूली उपेक्षणीय जगहों और नगण्य लोगों, दृश्यों, वस्तुओं, घटनाओं और स्पंदनों से निर्मित होता रहा है। यह कहा जा सकता है कि इतिहास और विज्ञानों के क्षेत्र में सबाल्टर्न निम्न वर्गीय विमर्श शुरू होने से काफ़ी पहले ही हिंदी कविता का स्वरूप सबाल्टर्न हो गया था, जिसमें नामों और चरित्रों की ही नहीं, चीज़ों और घटनाओं की भी एक पददलित तिरस्कृत दुनिया प्रकट हुई है। इसका एक दस्तावेज सन 1977 में प्रकाशित पहल का कवितांक इस नवान्न में है, जिसे आज भी हम एक जीवंत दस्तावेज की तरह पढ़ सकते हैं। एक और अनुभव जो समकालीन कविता में शिद्दत से व्यक्त हुआ है, किसी क्षति का अनुभव, एक खोने का एहसास और विस्थापन का बोध है। हालांकि सन 1936 में ही नागार्जुन उनको प्रणाम शीर्षक कविता में इस देश के विफल लोगों का गुणगान कर चुके थे। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम, जो छोटी सी नैया लेकर करने को उधर पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। लेकिन आज़ादी के बाद इन विफल होते लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। मिटा दिए गए नाम, भुला दिए गए चेहरे, नष्ट की गई वस्तुएं, विस्मृत कर दिए गए दृश्य और निर्ममता से दबा दी गई संवेदनाएं कई शक्लों में कविता के केंद्र में इस तरह आती गई हैं कि उनमें आज़ादी के बाद के हमारे इतिहास को पढ़ा जा सकता है। लीलाधर जगूड़ी अपनी कविता रोज एक कम में कहते हैं, हमें हमारे अलावा यही कोई और जान सकता है। सुबह हम कितने थे और कितने रह जाते हैं शाम को हम कितने थे और कितने रह जाते हैं सुबह को, हम में से रोज कोई कम हो जाता है। अरुण कमल अपनी एक कविता में चारों ओर बनती शहरी इमारतों और प्रतिदिन बदलते दृश्यों के बीच अपने परिचित इलाके की पहचान भूल जाते हैं और एक विफल सी उम्मीद करते हैं कि ऊपर से कोई परिचित आवाज़ आएगी और मुझे बुला लेगी। 8वें दशक के ज़्यादातर कवियों के पहले और कहीं दूसरे संग्रह भी 90वें दशक में आए। राजेश जोशी का एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, असद जैदी का अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रह बहनें और अन्य कविताएं, ज्ञानेन्द्रपति का शब्द लिखने के लिए ये कागज़ बना है, वेणुगोपाल का हवाएं चुप नहीं रहती, अरुण कमल का अपनी केवल धार, नीलाप का चीज़ें उपस्थित हैं आदि कुछ संग्रहों के नाम हैं। इसी दौर में एक नई पीढ़ी उभर कर आ रही थी, जिसमें देवी प्रसाद मिश्र, कुमार अंबुज, नीलेश रघुवंशी, हेमंत कुकरेती, विमल कुमार, प्रमोद कौंसवाल, कात्यायनी, मदन कश्यप, निर्मला गर्ग, अनामिका, गगन गिल आदि प्रमुख रूप से उभर कर आए। ये दोनों पीढ़ियां आज भी सक्रिय हैं और अपने काव्य स्तर को बरकरार रखे हुए हैं, जो कि आज शायद बाजारीकरण की आंधी में बड़ा मुश्किल काम है। ये सभी अच्छे खासे कवि हैं, कवि के रूप में अपनी अच्छी खासी पहचान रखते हैं, लेकिन शायद एक दिन आएगा जब उनकी कविता भी उतनी ही अच्छी पहचान रखेगी और वह अपने रचनाकार के कब्जे से छूटकर स्वाधीन होकर घूमेंगी फिरेंगी और अपना खुद का जीवन जिएंगी। अंत में लेकिन इस पूरी इन 2 दशकों की जो पूरी कविता है, इसमें परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा इस कविता का मूल स्वभाव है। खासकर मेरी पीढ़ी के कवियों में बदलाव का स्वप्न तरह तरह से अभिव्यक्त हुआ है।
उजले दिन ज़रूर आएंगे, इस तरह की परिवर्तनकामी पंक्तियाँ बहुत अधिक मिलती हैं। दरअसल हमारी पीढ़ी ने उस दौर में लिखना शुरू किया था जब परिवर्तन की आहटें बहुत तेज़ हो गई थीं और लगता था दरवाजे खोलने की देर है और दुनिया बदल जाएगी। उस परिवर्तन की उम्मीद हमारे स्वप्नों में ही नहीं बल्कि हमारे चेहरों तक में बिंबित होती रहती थी। वेणुगोपाल से लेकर वीरेन रंगवाल तक कई रूपों में यह परिवर्तन दिखाई देता है। ये अलग बात है कि उस परिवर्तन का स्वप्न जो है वो आज के विकृत परिवर्तनों की ओर चला गया और जब ऐसा हुआ तो कविता ने उसकी आलोचना करना और उसका विरोध करना अपना धर्म बना लिया। यह प्रतिरोध कविता में आज भी बचा हुआ है, भले ही इस बीच यह त्रासदी हुई हो कि दूसरी सांस्कृतिक विधाओं में यह विरोध बहुत कम हो गया हो या खत्म हो चुका हो, लेकिन कविता बाजार के आगे, भूमंडलीकरण के आगे, जागतिकरण, वैश्वीकरण के आंधी के आगे शायद घुटने नहीं टेक रही है और वो अपने समय के हादसों पर अपना आर्तनाद करना बंद नहीं करेगी।